अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। कल हमने दीवार चीन के साये में इस सबक के बारे में मालूमात हासिल की थी। आज इंशाअल्लाह आगे का सबक कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद तक़ी उस्मानी जो कि चीन की सियाहत के लिए रवाना हुए हैं और वो अब दीवार चीन का हिस्सा देखने के लिए पहुंच चुके हैं, वो देखेंगे। दीवार चीन का जो हिस्सा उमूमन सियाहत के लिए इस्तेमाल होता है वो दुर्रे नाटको कहलाता है। देखिए, सियाहत के लिए यानी सैर व तफरी के लिए चीन के अंदर जो दीवार अज़ीम बड़ी दीवार है वो हिस्सा उमूमन सैर व तफरी के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको चीनी ज़बान में दुर्रे नाटको कहलाता है, जो बीजिंग से 50-60 किलोमीटर के फासले पर है। चीन का जो मशहूर शहर है बीजिंग, और इससे वो दीवार 50-60 किलोमीटर के फासले पर है। बीजिंग के मज़ाफ़ात से बाहर निकलने के बाद ये रास्ता ज़्यादातर छोटी छोटी पहाड़ियों से गुज़रता है। यानी ये जो दीवार पर जाने का जो रास्ता है उस रास्ते में भी क्या लगती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ से गुज़रता है। दीवार चीन को चीनी ज़बान में चैंग चीना कहा जाता है। ये याद रखिए, दीवार चीन को चीनी ज़बान में यानी वहाँ की जो ज़बान में चैंग चीना कहा जाता है। जैसे कि हम दीवार, बड़ी दीवार, अज़ीम दीवार अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। ये दुनिया की कदीम तरीन और तवील तरीन फसील है। फसील के माने होते हैं दीवार। फसील का मतलब होता है दीवार, यानी ये जो दुनिया की बहुत पुरानी, कदीम तरीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुरानी, तवील यानी बहुत ज़्यादा लंबी। इसकी तामीर का जो आगाज़ अहद क़ब्ल मसीह में हुआ था। देखिए, इसका तामीर का जो आगाज़ कब हुआ था? अहद क़ब्ल मसीह में हुआ था। उस वक्त चीन में मुख्तलिफ़ बादशाहों ने छोटी छोटी रियासतें कायम कर रखी थीं। उनके दरमियान जंग व पैकार का सिलसिला भी जारी था। यानी वहाँ पर बहुत सारी जंगें भी जिस तरह से होती थी, चुनांचा रियासत के सरबराहों ने अपने अपने इलाके को दुश्मन के हमलों से महफूज रखने के लिए फसीलें बनानी शुरू की। यानी वहाँ पर मुख्तलिफ़ बादशाहों की हुकूमत थी, इसलिए वो अपने आप को महफूज रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए उन्होंने क्या करते हैं कि अपने इलाके के वहाँ पर एक दीवार जिस तरह से क्या है बनानी शुरू की, ताकि हमलों से बच सके। दुश्मन के हमलों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक दीवारें जिस तरह से क्या है बनाई थी। ये फसील किसी एक शहर के गिर्द नहीं बल्कि पूरी रियासत के गिर्द या उस हिस्से में होती थी जिस तरफ से दुश्मन के हमले का ज़्यादा ख़तरा होता था। अभी दीवारें सिर्फ एक शहर में नहीं थी, बल्कि ऐसी दीवार बनाते थे, पूरी रियासत के अहाता में ये दीवार क्या करते थे, बनाते थे कि दुश्मन का कहीं से भी क्या है अंदर आने का ख़तरा न हो। इस तरह चीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कई फसीलें कायम हो गईं। सिर्फ चीन में एक दीवार नहीं बल्कि कई ऐसे चीन में क्या हैं, दीवारें हैं। 246 क़ब्ल मसीह में चन चिया होंगती ने इन तमाम रियासतों का एक इत्तेहाद कायम किया। अब एक नया बादशाह वहाँ पर आया जो छोटी छोटी जो रियासतों में बटे हुए थे, उन तमाम रियासतों का इत्तेहाद कर कर एक रियासत कायम की। उस वक्त चूँकि पूरा मुल्क एक हो गया था, इसलिए 228 क़ब्ल मसीह में उसने इन मुतफ़र्रिक़ फसीलों को बाहम मिलाकर एक तवील फसील तामीर की, जिसकी तकमील में साल लगे। देखिए, अब समझ में आया कि पहले कैसा था, बादशाह लोग सिर्फ छोटी छोटी रियासतों पर कब्जा था, तो वो अपनी रियासतों को घेरे हुए सिर्फ एक एक दीवार बनाए हुए थे, इन्हें लंबी लंबी दीवारें बनाए हुए थे। लेकिन जब चिन शे होंगती ने जब
पूरी रियासतों को एक करके उन तमाम दीवारों को बाहम क्या कर लिया, उसने मिला लिया, जिसकी वजह से एक तवील फसील क्या हो गई, तैयार हो गई, जिसको बनाने के लिए साल लगे, यानी सालों लगे। मुकम्मल होने के बाद ये 6259 किलोमीटर लंबी फसील बन गई। देखिए, याद रखिए यहाँ ये दीवार कितनी लंबी है, 6259 किलोमीटर लंबी फसील बन गई। ठीक है, ये दीवारें चीन का नक्शा भी मैं इंशाल्लाह वीडियो में डाल रही हूँ। आप क्या है, जिस तरह से क्या है देख सकते हैं दीवारें चीन की फ़ोटो। दीवारें चीन से वापसी पर मेज़बान हमें, अब मुसन्निफ़, इतना मुसन्निफ़ क्या है दीवारें चीन की मालूमात क्या है लिखते हैं। उसके बाद हम मुसन्निफ़ दीवारें चीन से वापसी पर मेज़बान हमें बीजिंग की एक और तारीख़ी जगह ले गए। अब और एक जगह जाते हैं। ये इलाका मिंग मकबरे कहलाता है। ये इलाका क्या कहलाता है, मिंग मकबरे कहलाता है, जहाँ मिंग ख़ानदान के 12 बादशाहों के वो मकबरे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मिंग ख़ानदान के 12 बादशाहों के जिस तरह से क्या है मकबरे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक अजीब इलाका है। यहाँ पर मिंग मकबरे के नाम से ये इलाका कहलाता है, जहाँ पर मिंग ख़ानदान के 12 बादशाहों के मकबरे हैं। और वो भी ऐसे ही कब्रें नहीं हैं, मकबरा यानी कब्र, जहाँ पर उनकी कब्रें हैं उसे मकबरा कहते हैं। ऐसी नहीं है, जो बादशाहों के लिए अपनी ज़िंदगी ही में तामीर करवा लिए थे। बादशाह लोग मरने से पहले ही क्या किए थे, अपनी मकबरे पहले ही बना लिए थे। उस दौर के बादशाहों को ये खब्त था। खब्त के मीनिंग होते हैं जुनून था, यानी शौक़ था। उस दौर के बादशाहों का एक अजीब जुनून था। देखो, मरने के बाद भी वो बादशाह ही रहें, ऐसा उस दौर के बादशाहों को क्या था, एक जुनून था कि मरने के बाद भी क्या रहें, वो बादशाह ही रहें। और उनकी माल और दौलत, हशम व ख़दम भी उनके साथ ही मकबरे में जाएं। बादशाह लोग ऐसा चाहते थे कि हम मरने के बाद हमारी कब्रों में जिस तरह से हमारा माल और दौलत भी आए और हमारे नौकर चाकर भी क्या रहें, हमारे कब्र में रहें। इस खब्त के नतीजे में बादशाही ख़ानदानों में यहाँ तक रिवाज रहा। देखिए, इस जुनून खब्त के नतीजे में, यानी इस जुनून के नतीजे में बहुत सारे शाही ख़ानदानों में, वहाँ जो शाही हुकूमत थी वहाँ एक रिवाज था। क्या रिवाज था कि उनके साथ उनके महबूब गुलाम और कनीज़ें भी मकबरे में दफन कर दी जाती थीं। कितना अजीब रिवाज था ना, कि उनके साथ उनके गुलाम कनीज़ें सब उनके मकबरे में दफन होते थे। लेकिन बाद में ये इंसानियत सूज़ तरीका तो ख़त्म हुआ। इंसानियत सूज़ का मतलब होता है इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें। गलत है ना ये चीज़ें, कि एक मर रहा है तो उसके साथ उसके चाहने वाले भी मरे, उसके साथ और उसका दौलत भी उसमें दफन होना, ये गलत बात है। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जब ख़त्म होती है तो सारी चीज़ें उसे दुनिया में ही छोड़कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो उस ज़माने में ऐसा रिवाज था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रिवाज भी ख़त्म हुआ। लेकिन बादशाह के साथ ढेरों सोना चांदी, जवाहर, कपड़े, खाने पीने की अशिया और बहुत सी दूसरी चीज़ें मकबरे में रख दी जाती थीं। यानी एक तो पहला क्या था, गुलाम नौकर चाकर भी उनके साथ दफन होते थे, लेकिन बाद में वो तरीका ख़त्म हुआ। लेकिन बादशाह जब मरता था तो उसके साथ ढेरों सा सोना भी उसके साथ क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। एक ताबूत बादशाह का होता तो 10वां ताबूत इन अशिया के होते थे। एक ताबूत जिसमें लाश को रखी जाती है, डेड बॉडी जिसमें रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, ताबूत कहते हैं। तो कहा जाता है, किताबों में आता है, एक ताबूत अगर बादशाह का होता था तो 10वें ताबूत किसके रखे जाते थे, हीरे जवाहिरात से जुड़े रखे जाते थे। इसके अलावा मकबरे में आला दर्जे का फर्नीचर भी रहता था। वाह, क्या अजीब बात है ये। हाँ, इतना ऐसा तो कभी देखने में नहीं आया हमारे। ये कब की बात है,
228 कबल मसीह की बात है कि इसके अलावा मकबरे में आला दर्जे का क्या होता था, फर्नीचर और बर्तन भी रखे जाते थे। गोया बादशाह की हुकूमत अब ज़ेरे ज़मीन चली गई। ऐसा लगता था कि अब बादशाह मरने के बाद अपनी पूरी धन दौलत के साथ ही क्या हो गया है, दफन हो गया है। ये था, कौन सी जगह थी ये, मिंग मकबरे। बीजिंग की एक तारीखी जगह थी जहाँ पे मिंग मकबरे, यहाँ पे कितने बादशाह थे, 12 बादशाहों के मकबरे हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे सवालात याद रखिए। अब अगला पैराग्राफ देखिए, हम 7 नवंबर को निकले, यानी मुसन्निफ क्या बोल रहे हैं कि हम कहाँ निकले, 7 नवंबर को निकले तो आसमान पर अबर था, हल्की हल्की बारिश और तेज़ हवाओं के सबब दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात के करीब पहुंचा हुआ था। यानी दर्जे हरारत बिल्कुल क्या हो गया था, कम हो गया था, ठंडी लग रही थी। एयरपोर्ट पहुंचे तो मौसम की ख़राबी की बिना पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल थीं। मुसन्निफ कहते हैं कि हम जब एयरपोर्ट पहुंचे तो मौसम की ख़राबी की वजह से पूरे प्लेन क्या थे, वहाँ पे मुअत्तल थे, यानी कि जिस तरह से रोक लिए गए थे। इसलिए तकरीबन 2 घंटे हमें लॉन्च में इंतज़ार करना पड़ा। अब मुसन्निफ और 2 घंटे क्या हो गए, वहीं पर रुक गए। फिर 4:30 बजे हम चाइना एयरलाइंस के ट्राइडेंट तैयारे में सवार हुए। अब मुसन्निफ क्या करते हैं, वहाँ पर एक तैयारे में सवार हुए और तकरीबन 1.25 घंटे की परवास के बाद मुसन्निफ क्या कर रहे हैं कि तकरीबन 1.25 घंटे की परवाह, यानी 1.25 घंटे मुसन्निफ जिस तरह से क्या है प्लेन में बैठे रहे के बाद कांसों के दारुल हुकूमत लांचों पहुँचे। अब देखिए, अब मुसन्निफ अभी चीन में है। ऐसा नहीं है कि प्लेन में बैठे हुए तो इंडिया को नहीं आ रहे, बल्कि अभी मुसन्निफ का सफ़र क्या है, वहीं चीन में ही है। और वो वहाँ से कांसों के दारुल हुकूमत लांचों, देखिए कांसों का दारुल हुकूमत यानी हेडक्वार्टर, जहाँ पर जिस तरह से राजधानी कहेंगे, लांचों पहुँचे, जो एक मशहूर सनती शहर है। सनती शहर यानी फैक्ट्री उसके अंदर ज़्यादा है, और शहर आफाक दरियाए ज़र्द के दोनों तरफ आबाद है। शहर आफाक यानी मशहूर शहर, यानी ये जो मशहूर जो शहर है लांचो, ये दरियाए ज़र्द के दोनों तरफ आबाद है, यानी इसके दोनों तरफ क्या है, दरिया है। अब ये दरियाए ज़र्द क्या है, देखिए दरियाए ज़र्द चीन का एक तवील तरीन दरिया है। देखिए बच्चों, दरियाए ज़र्द चीन का एक बड़ा तवील तरीन दरिया है। इस दरिया की वादी चीन की तहज़ीब व सकाफ़त का गहवारा रही है, इसीलिए इसे गहवाराए चीन भी कहते हैं। कौन से दरिया को, दरियाए ज़र्द को। इसे दरियाए ज़र्द इसलिए कहते हैं कि इसमें दुनिया के तमाम दरियाओं की निस्बत ज़्यादा गाद होती है। इसकी वजह से दरिया इतना उथला हो गया है कि किनारों पर ऊंचे ऊंचे, यानी गाद का मतलब होता है तिलछट, तेल या शरबत के नीचे बैठा हुआ जो मैल के जैसा है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, गाड़ कहते हैं, काई की तरह जो जमा हुआ रहता है ना दरियाओं के अंदर, हाँ वो चीज़ क्या है यहाँ ज़्यादा थी। यानी किनारों पर ऊंचे ऊंचे पुश्ते जिस तरह से तामीर किए गए थे और इस सतह ज़मीन से बुलंद दरिया बन गया था, इसीलिए इसे दरियाए ज़र्द कहते हैं। दरियाए ज़र्द में अक्सर व बेशतर सैलाब आ जाता है, जिसकी बिना पर बड़ी तबाही मचती है। कहा जाता है कि इस दरिया ने तारीख में 26 मरतबा अपना रुख तब्दील किया, जिसके नतीजे में चीनी अवाम को बड़े मसाइब उठाने पड़े। देखो ये दरिया में बहुत सारे सैलाब आते हैं, 36 मरतबा इस दरिया में क्या है, बड़े बड़े सैलाब आ गए। बिल आखिर हुकूमत ने इसकी बालाई और वस्ती वादियों में ज़ख़ीरा आब के बड़े बड़े मंसूबे तैयार किए और ज़ेरी वादियों में पुश्तों को मुस्तहकम किया। नतीजे में इस दरिया से होने वाली तबाहकारियाँ बहुत कम हो गई, यानी पानी का ज़ख़ीरा करने के बड़े बड़े मंसूबे क्या है यहाँ पे बनाए गए।
सूबे कांसू में 12 लाख से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं। क्योंकि मुसन्निफ कहाँ पहुँचे? कांसो पहुँचे, तो वहाँ पर मुसलमानों की तादाद कितनी है? 12 लाख जिस तरह से क्या है आबादी है। और पूरे सूबे में तकरीबन 1200 मस्जिदें हैं। यहाँ की मरकज़ी मस्जिद में जो दरियाए ज़र्द के किनारे वाक़ है, दीनी तालीम और अइम्मा की तरबियत का एक मदरसा भी है। यानी यहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है और अइम्मा इमाम जिस तरह से ऐसी तरबियत यहाँ पर दी जाती है। इस मस्जिद के इमाम और मदरस के सरबराह शेख यूनुस यासिन, ठीक है, ये सब चीनी नाम है। शेख यूनुस यासिन एक नूरानी सूरत बुज़ुर्ग हैं, तकल्लुफ़ के साथ अरबी बोलते हैं और वज़ा कतार से लेकर अंदाज़ व अदा तक में सल्फ़ सालिहीन का नमूना है। यानी जो इस मस्जिद के उस्ताद थे, इमाम थे, सरबराह थे, वो बहुत ही अच्छी अरबी बोलते हैं और उनके अंदर सल्फ़ सालिहीन की निशानियाँ, जिस तरह से सल्फ़ सालिहीन का मतलब होता है नेक लोगों का शुमार। सूबे कांसू के पूरे सफ़र में वो हमारे साथ रहे। असनाए सफ़र उनसे बहुत सी मालूमात हासिल हुई। मुसन्निफ़ कहते हैं कि हम उस इमाम से बहुत सारी मालूमात क्या है हासिल हुई। अब सुबह सवेरे हम कांसो के एक और शहर लिनशाह के लिए रवाना हुए। देखिए, चीन के शहरों के नाम याद रखिए। हम कांसो से निकल कर मुसन्निफ़ कहाँ पहुँचे? शहर लिनशाह, जिसमें आबादी की अक्सरियत मुसलमान है, इसलिए इसे चीन का मक्का कहा जाता है। यानी यहाँ पे आबादी कैसी है? मुसलमानों की ज़्यादा है। कौन सा शहर है? शहर लिनशाह, जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे चीन का मक्का इस तरह से कहा जाता है। यहाँ मसाजिद की तादाद 1715 है और मुसलमानों की आबादी 52% बताई जाती है। लेकिन अहकर का अंदाज़ा यह है कि मज़हब की बुनियाद पर मरदमशुमारी न होने की वजह से ये आदाद शुमार पूरी तरह सही नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर चीन का एक सिस्टम है कि वहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर मरदमशुमारी नहीं होती। पहले होती थी, लेकिन बाद में मज़हब का जो कॉलम था वो क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। गालिबन यहाँ मुसलमानों की आबादी का तनासुब 52% से काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए रास्ते में जितने देहात हमारे सामने आए, हर जगह मुसलमानों की तादाद बहुत नुमायाँ महसूस हुई। क्योंकि चीन दुनिया का आबादी के हिसाब से नंबर 1 शहर है, इसीलिए हो सकता है यहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अगला दिन, अब मुसन्निफ़ का देखो अगला दिन क्या था? चीन में हमारे क़ियाम का आखिरी दिन था। अब मुसन्निफ़ का आखिरी दिन था। सुबह के वक्त कोई बाकायदा मसरूफ़ियत नहीं थी, इसलिए हम बाज़ार चले गए। देखिए, हर कोई जब सैर व सियाहत को जाता है तो वो बाज़ार ज़रूर जाता है। यहाँ तक कि आखिरी दिन ही क्या होता है? बाज़ार का होता है। ये बेजिंग होटल के करीब बड़ा खूबसूरत और बारौनक बाज़ार था। कई कई मंजिला डिपार्टमेंटल स्टोर दूर तक फैले हुए थे। हर स्टोर में, स्टोर अंग्रेज़ी लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं दुकान या जमा की हुई चीज़ें जमा कर कर वहाँ पे रखी जाती हैं। हर स्टोर में ख़रीदारों का इतना हुजूम था कि खवे से खवा छिल रहा था। खवा का मतलब होता है कांधा। हाँ, यहाँ पे एक ज़बान में खवे से खवा का मतलब होता है कांधा का। एक यानी कि इतनी गर्दी थी बाज़ार में कि एक दूसरे को कंधे को कंधा लगता था। अक्सर हम भी देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्दी होती है। जैसे कि हमारे शहर शोलापुर में जिस तरह से जनवरी के महीने में मेला लगता है, सिद्धेश्वर में गड्ढे की यात्रा कहते हैं, वहाँ पे फिर मीना बाज़ार में, ऐसी जो जगह हैं जहाँ पर क्या होता है? खवे से खवा छिल रहा है का मतलब होता है कंधे से कंधा जिस तरह से क्या है लगना। हर जगह अशिया की कीमतें मुतय्यन थी और मोल भाव का कोई सवाल न था।
इन्हें कीमतें फिक्स रेट, जैसे कि अक्सर दुकानों में फिक्स रेट रहता है और कई दुकानों में क्या होता है, मोल भाव करते हैं, का मतलब कम ज़्यादा करते हैं। दुकानदार एक कीमत बोलता है तो ग्राहक क्या करता है, उसको कम करता है। लेकिन चीन के बाज़ार में वो चीज़ें नहीं थी, इन्हें फिक्स रेट था। ज़्यादातर चीनी मसनूआत थीं, लेकिन कुछ अशिया जापान, हांगकांग वगैरह की बनी हुई भी बिक रही थी। ज़्यादातर चीनी लोग खुद बनाते थे, लेकिन वहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें क्या है, जापान, हांगकांग से भी आई हुई थी। दोपहर को चाइना मुस्लिम एसोसिएशन ने संक्यांगिंग के एक मुस्लिम रेस्टोरेंट में अलविदाई ज़ोहराना दिया था। अब वहाँ पे जिस तरह से मुसन्निफ़ को अलविदाई ज़ोहराना दिया था, का मतलब जिस तरह से क्या है, वहाँ पे जो जिस एसोसिएशन से मुसन्निफ़ गए हुए थे वो आकर मुसन्निफ़ को अलविदा कहने के लिए आए। मेज़बानों का कहना था कि आप सिंक्यांग न जा सके तो कम से कम अहले सिंक्यांगंग के रेस्टोरेंट में उनसे मुलाकात ले। सिंक्यांगंग ये भी एक मशहूर शहर है, तो कहते हैं कि वहाँ जाना नहीं हुआ, लेकिन वो लोग आकर यानी वहाँ के होटल में क्या है, रुक के मुलाकात ली। रेस्टोरेंट के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया। इनके खाने हमारे मुल्क के खानों से काफ़ी मुशाबा थे। मुशाबा थे का मतलब था एक जैसे थे। एक हफ्ते बाद खानों में मुल्की खूबू नज़र आई, यानी कि एक हफ्ते में इतना था कि एक हफ्ते के बाद भी हमारे खाने के जैसे खाने क्या है वहाँ पे दिखाई दिए। यहाँ से क़यामगाह पहुँचकर फ़ौरन ही हम वापसी के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए। अब मुसन्निफ़ क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद मुसन्निफ़ अपने वतन को आने के लिए एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये थी चीन के बारे में मुख्तसर सी मालूमात। मुसन्निफ़ जो सफ़रनामा लिखते हैं उसमें चीन के बहुत सारे मुक़द्दस मकामात की क्या है, उन्होंने जो ख़ास मकामात हैं उसकी सियाहत की और वो चीज़ें क्या है हमारे सामने पेश किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये सबक क्या है समझ में आया होगा। तो अब आप क्या करें, मश्की सरगर्मियों को हल करें। अपनी किताब में पेज नंबर 51 पर कुछ मश्की सरगर्मियां हैं, उन मश्की सरगर्मियों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।